आइए आज भारत के भूगोल के अंतर्गत मृदा और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। पाठ के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को अध्ययन करना है, हम एक बार ठीक से उसको देख लेते हैं। मृदा, मृदा क्या है, उसका अर्थ, उसका परिभाषा। मृदा के घटक, मृदा किन किन चीजों से मिलकर के बना है, मृदा का कंपोनेंट्स क्या होता है, मृदा का घटक कौन कौन से, उसके बारे में। मृदा के निर्माण या मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार है या किन किन कारकों से मृदा प्रभावित होती है। इसके बाद है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका अर्थात विभिन्न प्रकार के संशस्त्र का निर्माण। मृदा के प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, उसके आधार पर भारत की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, उन वर्गीकरण के आधार पर भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है या मृदा पाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा यह एक प्रकार की मृदा में पाए जाने वाली समस्याएं हैं जिसके कारण मृदा की उपजाऊपन क्षमता समाप्त हो जाती है। मृदा उदासीन न होकर के या तो अम्लीय हो जाती है या तो क्षारीय हो जाती है। इसके बाद है मृदा समस्या। मृदा में क्या क्या समस्या है, उन सभी समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद मृदा संरक्षण या रोकथाम। मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मृदा का अपरदन से बचाव कैसे कर सकते हैं, मृदा में जो प्रदूषण हो रहा है उनके बारे में हम उसका निराकरण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं। मृदा अर्थात धरातल की ऊपरी सतह जिस पर कृषि का कार्य किया जाता है, या जो मृदा जो है वह अंग्रेजी भाषा सोयल, SOIL, सोयल का हिंदी रूपांतरण होता है। सोयल शब्द जो है वह लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, SOLUM, सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श या सतह, जिसका अर्थ होता है फर्श या सतह। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इन्हें हम कई रूपों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कृषि के कार्य में उपयोग करना या अन्य रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है। मृदा का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान का नाम है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला है पेडालॉजी, दूसरा है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी, मृदा विज्ञान की दो शाखाएं, एक पेडालॉजी, दूसरा का एडाफोलॉजी। पेडालॉजी के अंतर्गत हम मृदा की उत्पत्ति, उसके घटक और उनके वर्गीकरण तथा गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि एडाफोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा का विभिन्न जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि भारत के उत्तर में अंगोरा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, भारत अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का हिस्सा, इसलिए भारत में सभी प्रकार की मिट्टियां विद्यमान है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार की मिट्टियां विद्यमान है। क्योंकि भारत की जो जलवायु है वह सभी प्रकार की जलवायु विद्यमान है और यह वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार जो है वह प्रायद्वीपीय पठार अपक्षय जनित है, जिसके कारण इस वाले क्षेत्र में अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में पर्वतीय मृदा या वनीय मृदा देखने को मिलता है। क्योंकि यह मृदा जो है वह पर्वतीय ढलान पर होता है, इसलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा और खनिज की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। यह अपक्षय जनित मृदा है, अपक्षय जनित मृदा है। इसके पश्चिमी भाग में जहां संतरा की खेती, अंगूर की खेती और सेब की खेती होती है, वहीं पूर्वी भाग में चाय की खेती होती है। यह वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा कहलाता है। इसके बाद है भारत के दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होता है और अत्यधिक तापमान के कारण एक निच्छालित प्रक्रिया, निच्छालन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है वह नीचे चली जाती है, जिससे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इस वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से मसाले की खेती, इलायची की खेती इत्यादि की जाती है। भारत के नदी तटीय क्षेत्र में या तटीय मैदान में विशेष रूप से जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो भारत का वह क्षेत्र जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी या अवसाद से निक्षेपित है, वहां पर जलोढ़ मैदान भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में व्याप्त भी है, सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, सबसे अधिक उपजाऊ भी है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन भी किया जाता है। सबसे अधिक सघन क्षेत्र इसी क्षेत्र में बसा हुआ है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क मृदा,
इस वाले क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। इसके बाद है भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण इओसिन महाकल्प या इओसिन टाइम में जब ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हो रहा था तो धरातल के अंदर से मैग्मा बाहर आए और इस वाले क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानें बिछ गई और बेसाल्ट चट्टाने के अपक्षय के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर लाल और पीली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में यह लाल और पीली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग जो होता है वह लाल होता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग सभी प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। हालांकि हम ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, उसके आधार पर भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो भारत की प्रमुख मृदा है उसके बारे में हम जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय एवं शुष्क मृदा, पर्वतीय या वनीय मृदा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है मृदा के घटक। मृदा किन किन चीजों से मिलकर बना? मृदा के घटक अर्थात मृदा में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था विद्यमान होती है। मृदा में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में चट्टानों के कण, कार्बनिक पदार्थों के रूप में ह्यूमस, सूक्ष्म जीव तथा जल, वनस्पति इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में या मिट्टी के बनावट में मुख्य रूप से सबसे अधिक योगदान रहता है वह है खनिज पदार्थों का, जिसमें मिट्टी में 40 से 45% तक खनिज पदार्थ। इसके बाद है मृदा में वायु की मात्रा लगभग 25% और मृदा में जल की मात्रा जो होती है 25% और ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगभग 5% के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम इस मृदा के बारे में हम कह सकते हैं कि मृदा जो है वह कार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ अर्थात ह्यूमस और सूक्ष्म जीव तथा जल इत्यादि का सम्मिश्रण है। मृदा जो है खनिज पदार्थ का, वायु का, जल का, ह्यूमस का, सूक्ष्म जीव का इत्यादि का सम्मिश्रण है। पहला है चट्टानों के कण या खनिज पदार्थ। चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले समस्त पदार्थ जो होते हैं वह चट्टान के कण या खनिज पदार्थ कहलाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, जैसे आग्नेय चट्टान, कैंत्री चट्टान और अवसादी चट्टान। विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इनका अपक्षय होता है और उन अपक्षय के फलस्वरूप छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं और यह कण जो होते हैं वह मृदा का निर्माण करते हैं या मृदा के निर्माण में भागीदारी निभाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मृदा के निर्माण में खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात मृदा के निर्माण में 40 से 45% खनिज पदार्थों की महत्ता होती है। खनिज पदार्थों या चट्टानों के कण के आकार के आधार पर इसे कई भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत पंख, चीका, गाद, रेत और बजरी में विभाजित किया जाता है। जिसमें पंख का जो आकार जो है वो एक्स-रे के विश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है। चीका में कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम, जबकि गाद में कणों का आकार जो है वो 0.002 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर तक। बजरी में कणों का आकार जो होता है वह 0.05 मिलीमीटर से 2.00 मिलीमीटर तक, जबकि बजरी में कणों का आकार जो होता है वह 2.00 मिलीमीटर से अधिक होता है। 2.00 मिलीमीटर से अधिक होता है। मिट्टी में पाए जाने वाले वे सभी कार्बनिक पदार्थ पत्तियों या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के सड़ने गलने के अपघटन से प्राप्त होता है या उनके द्वारा अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। अर्थात मृदा में पाए जाने वाले वे समस्त कार्बनिक पदार्थ जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा, जो मृत जीव हैं या विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां हैं, उन सभी वनस्पतियों के सड़ने गलने से या उनके अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है, उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होता है वह मृदा की निचली वाली परत में पाया जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है और मृदा की उपजाऊपन क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा लगभग 5%। मृदा में ह्यूमस की मात्रा लगभग 5% होता है। के बाद है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक या मृदा को प्रभावित करने वाले कारक।
किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा जो होती है वह विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जैसे ऊंचावच, जैसे वहां पर पाए जाने वाले मूल चट्टाने या पैतृक शैल, समय अवधि तथा जलवायु सूक्ष्म जीव या जैविक प्रक्रियाएं। पहला है पैतृक शैल। पैतृक शैल या मूल चट्टान। मूल चट्टान मिट्टी के निर्माण में पैतृक शैल या मूल चट्टानों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जो है उनको यहीं से मिलता है। इस वाले क्षेत्र में आग्नेय चट्टानें सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। तो आग्नेय चट्टान में जो भी खनिज पदार्थ होंगे या उसका रंग जिस प्रकार का होगा, तो टूटने के फलस्वरूप उसी प्रकार का रंग और उसी प्रकार के खनिज उसमें विद्यमान होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृदा के निर्माण में वहां के पैतृक शैल या मूल चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार की चट्टानें होंगे उसी प्रकार के वहां अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होगा। दूसरा है जलवायु। जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है। जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है। अत्यधिक तापमान में मिट्टी में जो रासायनिक क्रिया होती है अधिक तीव्र हो जाती है, जबकि कम तापमान होने पर मिट्टी में जो रासायनिक प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तापमान है वह किसी क्षेत्र में जो मिट्टी के निर्माण को पूर्णतः प्रभावित कर सकता है। क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, वहां पर अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी में जो ऊपरी वाले भाग में जो खनिज पाए जाते हैं, अत्यधिक तापमान के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण वे सभी खनिज जो हैं वे पानी में घुल करके निचले वाले परत में चले जाते हैं और यह वाला भाग पूर्णतः अनुपजाऊ हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलेंगे निच्छालित प्रक्रिया। निच्छालन प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप उसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं वे खनिज पदार्थ जो है वह जल के माध्यम से रिस करके निचले परत में चले जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में खनिज पदार्थ रिस करके अंदर चले जाते हैं और यह क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाती है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण होने के फलस्वरूप होता क्या है कि भूमिगत जल जो है वह वाष्पीकरण के फलस्वरूप ऊपर की ओर उठता है और अपने साथ चूना पत्थर को लाता है और ऊपरी वाले परत में आकर के बिछा देता है। चूना और कैल्शियम को ऊपरी परत में आकर के बिछाता है, जिसके कारण वह भाग पूर्णतः अनुरव हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पैतृक शैलें, जलवायु, जैविक प्रक्रियाएं, समय अवधि, ऊंचावच मृदा निर्माणकारी या मृदा को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद है मृदा परिच्छेदिका। धरातल से आधारभूत चट्टान तक ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अधिकतर जब भवन का निर्माण होता है तो खुदाई होता है, तो उस समय मृदा परिच्छेदिका देखने को मिलता है, मृदा प्रोफाइल देखने को मिलता है। या कुआं की जब खुदाई होता है तो मृदा परिच्छेदिका देखने को मिलता है। मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के परत बने होते हैं, जैसे एक परत हो गया, ये परत हो गया, ये परत हो गया, इन्हें संशस्त्र कहते हैं। मृदा में कुल मिलाकर के 4 संशस्त्र पाए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। कुल मिलाकर के 4 संशस्त्र पाए जाते हैं। ए संशस्त्र जो होता है वह मृदा की सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें कृषि का कार्य होता है और पेड़ पौधे की जड़ें होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, खनिज मात्रा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कृषि का कार्य इसी क्षेत्र में होता है। संशस्त्र जैविक संशस्त्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलते हैं। बी, ए संशस्त्र के ठीक नीचे वाला भाग जो होता है वो बी संशस्त्र कहलाता है। यह ए और सी को जोड़ने का काम करता है, संक्रमण संशस्त्र कहलाता है। ए और बी को जोड़ने का काम करता है। ऊपर वाले भाग में कार्बनिक पदार्थ और नीचे वाले भाग में खनिज पदार्थ विद्यमान होते हैं। सी संशस्त्र परत जो होता है वे मूल पदार्थ अर्थात मूल खनिज होते हैं और नीचे मूल चट्टान होते हैं। मूल चट्टान से मूल खनिज, और यह जब अत्यधिक टूट फूट जाता है तो बी संशस्त्र का निर्माण करता है और इसके बाद सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ए संशस्त्र या जैविक संशस्त्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृदा में कई परतों का निर्माण होता है। ए संशस्त्र, बी संशस्त्र, सी और डी या आधार शैलें कहा जाता है।
ये संशस्त्र जो होता है वह जैविक, इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। कृषि का कार्य इसी क्षेत्र में होता है। पौधे की जो जड़ें होती है वह इसी क्षेत्र में होता है। बी संशस्त्र जो होता है वह संक्रमण संशस्त्र कहलाता है, या ए और सी को जोड़ने का काम करता है। इसमें कार्बन की मात्रा भी और खनिज पदार्थों की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। जबकि सी संशस्त्र जो होता है वो उसमें मूल पदार्थ यानी चट्टानों का कण या विभिन्न प्रकार के खनिज विद्यमान होते हैं, और उसके नीचे वाले भाग में आधारभूत शैलें होते हैं, जिन शैलों से इन सब का निर्माण होता है। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उन्होंने मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा, वन मृदा, लवणीय मृदा और लास्ट में पीटमय या दलदली मृदा। तो ICAR या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। पहला है जलोढ़ मृदा। यह मृदा उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर के असम घाटी तक फैली हुई है। यह जलोढ़ मृदा जो है नदियों के द्वारा ढो करके लाई गई निक्षेपित मृदा है। क्योंकि इस मृदा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ढो करके या पर्वतीय क्षेत्र को काट करके निक्षेपित से बनी हुई है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। और भारत में जितने भी मृदा मिलती है उन सभी मृदा में सबसे बड़ा संवर्ग, मृदा संवर्ग जलोढ़ मृदा का है। मृदा संवर्ग भारत के 40% भाग पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है वह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से या लाई गई अवसादों से हुआ है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। इस क्षेत्र में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा में से एक है। इसके अलावा यह मृदा जो है वह पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से नदी घाटी क्षेत्र में, जैसे महानदी घाटी क्षेत्र में, जैसे कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, इसके बाद कावेरी नदी। उसी प्रकार से पश्चिमी घाट में या नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाना पर पश्चिमी भाग में जो मिलने वाले जलोढ़ मृदा है वह पूर्वी घाट की अपेक्षा कम उपजाऊ है या कम पाई जाती है। या इसको कह सकते हैं कि पूर्वी घाट में मिलने वाली जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ है और अधिक क्षेत्र में फैले हुई है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। या इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अतः इसमें वैसे फसल को उगाया जाता है या बोया जाता है जिसमें अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान की खेती, जैसे मक्का की खेती। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत का अत्यधिक सघन जनसंख्या जो है भारत के मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। क्योंकि यह वाला भाग अत्यधिक उपजाऊ है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। तो मृदा में पोटास, चूना और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। जलोढ़ मृदा को वर्गीकरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, खादर और दूसरा बांगर। खादर जो है वह नदी के नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष मिट्टी नवीकृत हो जाती है, यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। बांगर जो होता है वह नदी के तलहट या नदी के ऊंचे वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जो बाढ़ वाले क्षेत्र से पूर्णतः दूर होता है। यह कम उपजाऊ होता है इसकी अपेक्षा, खादर की अपेक्षा यह कम उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा में 40% बालू के कण, 40% चीका तथा 20% गाद मिले होते हैं, तो इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। उत्तरी मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में क्षार या लवण की मात्रा अधिक होने के कारण यह पूर्णतः अनुपजाऊ हो जाती है और इस मिट्टी को रेह या कलर कहते हैं। रेह या कलर मृदा कहा जाता है।